हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी व्याकरण में आज का हमारा पहला टॉपिक है क्रिया। क्रिया हम पढ़ने जा रहे हैं। मैं हूं कविता कौशिक और मेरे साथ आप पढ़िए हिंदी व्याकरण का टॉपिक क्रिया। क्रिया क्या होती है? किसी भी काम को करना या होना क्रिया कहलाती है। जैसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ न कुछ कार्य करते रहते हैं या फिर कार्य होते रहते हैं। जिस तरह से बारिश हो रही है तो ये एक तरह से कार्य हो रहा है। घोड़ा चल रहा है तो मतलब घोड़ा चल रहा है, कार्य हो रहा है। इसी तरह से चलना, फिरना, घूमना, गाना, खाना, रोना, सोना, ये सब क्या है? कार्य हैं। तो किसी भी तरह के कार्य का होना या करना क्रिया कहलाती है। क्रिया को समझने के लिए क्रिया को दो भागों में बांटा गया है। एक कर्म के आधार पर, दूसरा प्रयोग या संरचना के आधार पर। तो सबसे पहले हम थोड़ा क्रिया की परिभाषा फिर से समझ लेते हैं। जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य की होने अथवा करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। दिए गए चित्रों में आप देख रहे हैं कि देखो, ये नाच रही है लड़की, ये बच्चा दूध पी रहा है, ये कहीं जा रहा है। इस तरह से ये कुछ न कुछ कार्य हो रहे हैं, कुछ न कुछ कार्य किसी के भी द्वारा हो रहे हैं। तो कार्य करने या होने का जो बोध करवाते हैं जो शब्द, वही क्रिया कहलाती है। क्रिया एक तरह से विकारी शब्द है जो कि लिंग वचन के कारण परिवर्तित हो जाते हैं। जिस तरह से गीता नाच रही है, इसको अगर हम कहेंगे कि मोहन नाच रहा है तो रही की जगह रहा आ जाता है। इस तरह से क्रिया परिवर्तित हो जाती है, इसलिए इसको विकारी शब्द भी कहते हैं। तो देखिए, पहला उदाहरण, गीता नाच रही है, बच्चा दूध पी रहा है, राकेश कॉलेज जा रहा है। ये तीनों सेंटेंस से नाच रही है, पी रहा है, जा रहा है, ये बोध करवाते हैं कि कुछ न कुछ क्रिया हो रही है। ये शब्द हमें कार्य व्यापार का बोध करवाते हैं। क्रिया के 5 भेद हैं, लेकिन इन 5 भेद को मुख्य रूप से 2 तरह से हम समझेंगे। एक कर्म के आधार पर और दूसरा प्रयोग या संरचना के आधार पर। तो कर्म के आधार पर 2 क्रियाएं हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया या सकर्मक क्रिया ये कर्म के आधार पर क्यों रखी गई है? जैसे कि नाम से ही पता चलता है, अकर्मक जिसमें कर्म नहीं हो और सकर्मक जिसमें कर्म हो। चलिए हम इन क्रियाओं को पहले पढ़ लेते हैं। हम आज जो क्रियाएं पढ़ेंगी वो है अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे कि मैंने बताया कि क्रिया को 2 तरह से 2 प्रकार के भेद के द्वारा समझेंगे। एक कर्म के आधार पर क्रिया के भेद और दूसरा प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो कर्म के आधार पर क्रिया का जो पहला है वह है अकर्मक और दूसरा है वह है सकर्मक। अकर्मक क्रिया क्या होती है? जिन क्रियाओं का फल सीधा कर्ता पर ही पड़े वे अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। अर्थात या तो सब्जेक्ट के साथ सिर्फ वर्ब आए, मतलब क्रिया आए, तो क्रिया का पूरा फल कर्ता पर पड़ता है, तो वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। ऐसी अकर्मक क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती। हम इंग्लिश में पढ़ें या हिंदी में पढ़ें, हमने शुरू में यही पढ़ा था कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ऐसे 3 मुख्य वर्ड होते हैं जिससे सेंटेंस कंप्लीट होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सब्जेक्ट और वर्ब ही रहते हैं, उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो कुछ सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होते हैं और कुछ सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होते। हिंदी में कहें तो कर्ता मतलब सब्जेक्ट, वर्ब मतलब क्रिया और ऑब्जेक्ट मतलब कर्म। तो कुछ सेंटेंस में, कुछ वाक्य में तो कर्म होता है और कुछ वाक्य में कर्म नहीं होता। कैसे पता चले कि कर्म है या नहीं है? मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें मोहन क्या है? करता है। पढ़ता क्या है? क्रिया है, मतलब किसी भी कार्य का करना। हमने पढ़ा था कि वो क्रिया कहलाती है। तो पढ़ना क्या है? क्रिया है। और पढ़ कौन रहा है? मोहन पढ़ रहा है। और क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। तो मतलब इसमें पुस्तक क्या है? वो कर्म है।
तो जहाँ कर्म होता है वह तो होती है सकर्मक क्रिया, और जहाँ सेंटेंस में कर्म नहीं होता है, सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब भी रहता है, सिर्फ कर्ता या क्रिया ही होती है, वह कहलाता है अकर्मक क्रिया। गौरव रोता है, यहाँ पे गौरव क्या है? कर्ता है, और रोना क्या है? क्रिया है। सांप रेंगता है, सांप क्या है? कर्ता है, सब्जेक्ट है, और रेंगना क्या है? वर्ब है, क्रिया है। रेलगाड़ी चलती है, रेलगाड़ी क्या है? सब्जेक्ट है, और चलना क्या है? क्रिया है। तो इस तरह से यहाँ देखिए, गौरव रोता है, चित्र के माध्यम से अच्छे से समझ सकते हैं। सांप रेंगता है और रेलगाड़ी चलती है। ये रोना, रेंगना और चलना, यह क्या है? क्रियाएं हैं। लेकिन इन क्रिया का पूरा फल कर्ता पे पड़ रहा है, मतलब पूरा प्रभाव यहाँ पर कर्ता पे ही पड़ रहा है। तो ये यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब, यही दो मुख्य हैं। यहाँ पर कर्म नहीं है, कर्म की आवश्यकता नहीं है। कर्म नहीं होकर भी सेंटेंस पूरा हो रहा है, तो ये अकर्मक क्रिया कहलाती है। एक बार फिर से समझ लें, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस वाक्य में सिर्फ कर्ता और क्रिया हो, कर्म नहीं हो, वहाँ पे अकर्मक क्रिया होती है। कुछ अकर्मक क्रियाएं इस तरह से हैं: लज्जाना, होना, बढ़ना, सोना, खेलना, अकड़ना, डरना, बैठना, हंसना, उगना, जीना, दौड़ना, रोना, ठहरना, चमकना, डोलना, मरना। ये सब जो वर्ड हैं, इनके साथ इन शब्दों से आप वाक्य बनाकर देखना। अगर इनमें कर्म की जरूरत पड़ती है तो ये सकर्मक है, अगर कर्म की जरूरत नहीं पड़ती तो ये सारे की सारी क्रियाएं अकर्मक है। यहाँ पर सब क्रियाएं अकर्मक ही हैं। हम एक सेंटेंस करके देख लेते हैं। बारिश हो रही है। होना शब्द आप किसी भी सेंटेंस के साथ लगाओगे तो वहाँ कर्म नहीं आएगा। सीता पढ़ रही है, तो वहाँ पे रहना, वो सेंटेंस में पढ़ रही है, मतलब कुछ तो पढ़ रही होगी, कर्म दिख नहीं रहा है, छुपा हुआ है। लेकिन रहना जो सेंटेंस है उसमें सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। मोहन सो रहा है, तो देखो सोना जो है वो अकर्मक क्रिया है। सो रहा है मतलब क्या? कुछ भी उसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। मोहन है वो सब्जेक्ट है, और सोना एक वर्ब है। तो इस तरह से बाल बढ़ रहे हैं, तो देखो बाल क्या है? सब्जेक्ट है, और बढ़ना क्या है? वो वर्ब है। तो इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है। कहने का मतलब ये है, जितनी भी ये क्रियाएं दी हुई हैं, इनमें कहीं भी आप ऑब्जेक्ट लगाकर देख लो, सेंटेंस नहीं बन पाएगा। बिना ऑब्जेक्ट के ही ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएंगे। दूसरी क्रिया है सकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं का फल कर्म पे पड़ता है, मतलब ऑब्जेक्ट पर पड़ता है, वे सकर्मक क्रिया कहलाती हैं। इन क्रियाओं में कर्म का होना आवश्यक है, अर्थात बिना कर्म के ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं होंगे। मैं लिखता हूँ, ठीक है, अपने आप में पूर्ण वाक्य है ये, लेकिन कुछ तो लिखते होंगे ना, उसमें आपको बताना पड़ेगा कि कुछ तो लिख रहा होगा, या तो कहानी लिख रहा होगा, निबंध लिख रहा होगा, लेख लिख रहा होगा, पत्र लिख रहा होगा। तो उसमें कुछ न कुछ ऑब्जेक्ट आपको डालना पड़ेगा, तभी वो वाक्य पूरा बनेगा। क्योंकि मैं लिखता हूँ, ठीक है, ये वाक्य पूर्ण तो है, लेकिन हम उसमें आइडिया लगा सकते हैं कि जो भी लिख रहा है कुछ तो लिख रहा है, तो उसके पास ऑब्जेक्ट है लिखने के लिए। तो ये यहाँ पे कर्म है, इसका मतलब है ये सकर्मक क्रिया है। रमेश मिठाई खाता है, तो रमेश खाता है, ये भी ठीक है, वाक्य पूर्ण है अपने आप में। हम इसको अकर्मक क्रिया नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें कुछ न कुछ तो वह खाता ही होगा। तो रमेश मिठाई, यहाँ पे मिठाई शब्द दिया है। आप चाहे तो खाना लिख सकते हैं, आप चाहे तो सेव लिख सकते हैं, आप चाहे तो आइसक्रीम लिख सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ खाने की चीज़ तो यहाँ पर होगी ही होगी, चाहे आप लिखें या नहीं लिखें। इसका मतलब ये होता है कि कभी कभी कर्म छुपा हुआ भी रहता है, तो उसका हमें आइडिया लगाना पड़ता है कि कुछ ना कुछ तो खा रहा होगा, कुछ ना कुछ लिख रहा होगा, इस तरह से। सविता फल लाती है। सविता लाती है, क्या लाती है? फल लाती है। मतलब जिस सेंटेंस से आपको क्या का आंसर मिल जाए, वह सेंटेंस
सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। जैसे रमेश खाता है, क्या खाता है, उसका आंसर मिल रहा है यहाँ पर, मिठाई खाता है। मैं लेख लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, लेख, तो यहाँ पर क्या का आंसर मिल रहा है। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया की पहचान इस तरह से हम कर सकते हैं। अगर सेंटेंस से क्या का आंसर मिल सकता है, क्रिया के साथ क्या लगाकर देखें, क्वेश्चन बनाएं, मैं क्या लिखता हूँ, तो इसमें अगर क्या का आंसर आपको मिल जाता है तो वह सकर्मक क्रिया है, और अगर क्या का आंसर नहीं मिलता है तो वह अकर्मक क्रिया है। चलिए, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद हमने बहुत अच्छे से समझ लिए, सबको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अभी प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद, इसमें 3 क्रियाएं हम पढ़ेंगे मुख्य रूप से। संयुक्त क्रिया, मतलब 2 क्रियाएं एक साथ हों उनको हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। परिभाषा देख लेते हैं। 2 या 2 से अधिक धातुओं से मिलकर बनी क्रियाएं संयुक्त क्रिया कहलाती है। इसमें देखिए, वह घर पहुंच गया है, तो पहुंच और गया 2 क्रिया है, मतलब जाना भी क्रिया है और पहुंचना भी क्रिया है। तो क्रिया 2 क्रिया आ रही है, एक साथ 2 धातुओं से बनी हुई है, तो इसके लिए यहाँ पर इसको कहेंगे संयुक्त क्रिया। मैं भोजन कर चुका हूँ, मतलब मैंने भोजन किया, ये हो गई एक सामान्य क्रिया। लेकिन अगर इस सेंटेंस को हमने एक और क्रिया जोड़कर थोड़ा अलग रूप दे दिया तो वह हो गई संयुक्त क्रिया। मैं भोजन कर चुका हूँ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, मैंने भोजन किया, तो भी गलत नहीं था। लेकिन मैं भोजन कर चुका, करना और चुकना दोनों ही क्रियाएं हैं। कहने का मतलब है दोनों ही एक जैसी क्रियाएं हैं, 2 क्रियाएं एक साथ आ रही हैं, तो ये संयुक्त क्रिया है। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया क्या होती है? जैसे इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, वैसे ही हिंदी में सहायक क्रिया होती है। जब कोई क्रिया मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर अपना अर्थ खोजकर मुख्य क्रिया के अर्थ में विशेषता लाने का कार्य करती है तो वह सहायक क्रिया कहलाती है। मतलब वो खुद का अर्थ खो देती है, कोई भी क्रिया खुद का अर्थ खो देती है और मुख्य अर्थ में विशेषता लाती है, तो वह क्रिया सहायक क्रिया कहलाती है। सब अंदर आ जाओ। अभी अगर इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिखें, सब अंदर आओ, तो भी गलत नहीं है, लेकिन इसको और अधिक विशेष बनाने के लिए एक सहायक क्रिया जोड़ दी है। सब अंदर आ जाओ। दुकानदार सामान दिखाने लगा, दुकानदार ने सामान दिखाया, ऐसे भी हो जाता था, लेकिन इस अर्थ को और अधिक विशेष दिखाने के लिए एक और क्रिया उसमें सहायता कर रही है। दुकानदार सामान दिखाने लगा, तो इसमें जाओ और लगा, ये दोनों क्या है? ये दोनों सहायक क्रिया है। अंतिम पढ़ते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तो वह क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे मैंने खाना खाया, ये तो मैंने खुद से मतलब कार्य किया, ये तो हो गई एक सामान्य क्रिया। लेकिन जैसे खुशी गाय को घास खिलाती है, तो ये खुद कार्य यहाँ पे कर रही है और किसी को बोलकर करवाए। मैंने चाय बनाई, ये ठीक है, मैंने किया। मैंने मम्मी से कहकर चाय बनवाई, तो मैंने किससे बनवाई चाय? मम्मी से, मतलब खुद से हमने ये कार्य नहीं किया। मैंने नौकरानी को बोलकर कपड़े धुलवाए, तो ये कार्य खुद न करके हमने किसी अन्य से ये कार्य करवाया या अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित किया, तो वह क्रिया कहलाती है प्रेरणार्थक क्रिया, क्योंकि हम दूसरे को प्रेरित कर रहे हैं कार्य करने के लिए। तो इसके लिए प्रेरणार्थक क्रिया के भी 2 रूप हैं। कौन कौन से हैं? प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। जैसे पढ़ना, मैंने पुस्तक पढ़ी, ये तो हो गई सामान्य क्रिया। अभी इसका प्रथम प्रेरणार्थक क्या है? पढ़ाना, मैंने पुस्तक पढ़ाई, तो मैंने किसी को पुस्तक पढ़ाई। और फिर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या है?
मैंने पुस्तक पढ़वाई, मतलब किसी और को बोलकर मैंने वो कार्य करवाया। तो एक तो होता है कि किसी को मैं खुद कार्य करूं, दूसरा होता है मैंने किसी को कार्य करवाया किसी से, और तीसरा होता है कि उसको बोलकर कोई और कार्य मैंने करवाया। तो प्रेरणार्थक क्रिया के भी दो रूप होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। खुशी गाय को घास खिलाती है, तो गाय घास खाती है, ये सामान्य क्रिया है। खुशी गाय को घास खिलाती है, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया है। रामू पक्षियों को दाना डालता है, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया है, मतलब कार्य कोई और कर रहा है। धन्यवाद विद्यार्थियों, मित्रों, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके लिए अच्छे से देखें और फिर से उसको समझें।